नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सवाई माधोपुर में बजरी नाके पर तोड़फोड़ होने की खबर मिल रही है। 10 से ज्यादा लोगों ने बजरी नाके पर उत्पात मचाया है। बजरी नाके पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। विधायक इंदिरा मीणा के समर्थकों पर यह आरोप लगे हैं तोड़फोड़ के। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। बड़ी खबर इस वक्त की सवाई माधोपुर में बजरी नाके पर तोड़फोड़ की घटना हुई है। 10 से ज्यादा लोगों ने बजरी नाके पर उत्पात मचाया है। बजरी नाके पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। विधायक इंदिरा मीणा के समर्थकों पर यह आरोप लगे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बाटोदा के पास में यह बजरी नाके पर तोड़फोड़ की घटना हुई है। कर्मचारियों से मारपीट की गई है। 2 दर्जन लोग यहां पर दरअसल पहुंचे थे, जमकर उत्पात मचाया। उसकी तस्वीरें हम आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, क्या जानकारी है, किसने यह हंगामा किया, अभी क्या अपडेट है? जी हेमंत, देखिए विगत दिनों बौली बामनवास इलाके में आईजी के नेतृत्व में की गई अवैध बजरी परिवहन और खनन के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई से भी आज ये जो मारपीट जो मामला हुआ है, इससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। विगत दिनों आईजी के निर्देशन के अंदर बौली बामनवास इलाके में अवैध बजरी और परिवहन के खिलाफ बड़ी एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जहां पर हजारों टन अवैध बजरी को जब्त किया गया था। इसके साथ ही अवैध बजरी परिवहन में जो संलिप्त वाहन है, उनकी धरपकड़ की गई थी। उनके अंदर जो बजरी माफिया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। और अभी विगत दिनों 3 दिवस पूर्व ही इस अवैध बजरी परिवहन के मामले को लेकर के ही जो सवाई माधोपुर के जो एसपी सुनील बिश्नोई हैं, उनके द्वारा एक आदेश जारी करके बौली थानाधिकारी कुसुमलता मीणा को वहां से लाइन हाजिर भी कर दिया गया था। तो इस मामले से लेकर के, क्योंकि बजरी माफियाओं के अंदर इस बात का एक जबरदस्त एक रोष था, इसको देख करके जो कल शाम को विधायक इंदिरा मीणा है, वो बाटोदा के बजरी जो टोल नाका जो वहां पर जो लगाया जा रहा है, वहां पर पहुंची थी। और वहां पर जाकर के जो बजरी टोल नाके पर मौजूद कार्मिक थे, उनको वहां से हटने का आग्रह किया गया था। जब उन्होंने हटने के लिए मना किया, तब जो विधायक इंदिरा मीणा है, उनकी तरफ से उनको चेतावनी भी दी गई थी। चेतावनी देने के पश्चात में वहां से लौट आई और थोड़ी देर पश्चात में लगभग 1 दर्जन जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे। और पहुंचने के साथ में ही जो बजरी टोल नाके पर जो तैनात वहां पर जो कार्मिक थे, उनके साथ में जमकर मारपीट की गई। जमकर वहां पर उत्पात मचाया गया। पूरा जो टोल नाका उसको ध्वस्त कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको तोड़फोड़ कर दी गई। इसके पश्चात में जो पीड़ित कार्मिक थे, उन्होंने बौली थाना पहुंच करके और इस मामले के अंदर रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले के अंदर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में अभी तक जो पूरी तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जो मारपीट के शिकार हुए हैं कार्मिक, उन्होंने जो विधायक इंदिरा मीणा है, उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। जी, लेकिन आखिर क्यों इंदिरा मीणा और उनके समर्थक इस टोल नाके के कर्मचारियों से नाराज हैं? गिरिराज, ये आखिर शुरुआत कहां से हुई? जी देखिए, स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तक पूरी तरीके से इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा यह जा सकता है कि जो समर्थक हैं वो बजरी के जो कारोबार है उसमें संलिप्त हैं। तो ऐसे में विधायक इंदिरा मीणा ने उनका पक्ष लिया और पक्ष लेने के साथ में ही जो टोल नाका है उसको हटाने का वहां पर आग्रह किया। उसको चेतावनी भी दी कि वो यहां से टोल नाका हटा ले, लेकिन जब उन्होंने टोल नाका नहीं हटाया, ये वैध रूप से जो बजरी ठेकेदार हैं उसके ये कार्मिक हैं, जो कि यहाँ पर टोल नाके पर बैठते हैं और जो अवैध बजरी परिवहन है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं। तो उनके साथ में मारपीट की गई है, उनको कार्मिकों के यहाँ पर खदेड़ा गया है, उत्पात मचाया गया है। क्या माना जाए गिरिराज कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला अवैध बजरी खनन के परिवहन से जुड़ा हुआ है? निश्चित रूप से ये एक बड़ा मामला है। अवैध बजरी परिवहन को लेकर के यहाँ पर करोड़ों का एक कारोबार होता है, जिसमें न सिर्फ पुलिस बल्कि कई जनप्रतिनिधि, बड़ा एक जो पूरा एक प्रशासनिक तंत्र है, राजनीतिक तंत्र है, वो भी पूरी तरीके से एक मिलीभगत है। और एक बड़ा जो सारा जो मामला है वो अवैध बजरी परिवहन से और अवैध बजरी खनन से जुड़ा हुआ है। जी, अभी पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर के? और देखिए, ये तो साफ है कि हमला हुआ है नाके के कर्मचारियों पर, उनके साथ मारपीट हुई है, चोटें आई हैं उनको। पुलिस क्या कह रही है उस मामले पर? क्यों आखिर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है? ये देखिए, अभी तक इस मामले में सबसे बड़ी विडंबना यही है
कि पुलिस अभी तक इस मामले में, सारे मामले में चुप्पी साध करके बैठी है। पुलिस अभी तक इस मामले में जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने भी पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक पुलिस पूरी तरीके से स्पष्ट जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अभी तक जो पीड़ित पक्ष है उनकी ओर से मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। बिल्कुल गिरिराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें बता रही कि किस तरीके से हंगामा हुआ है यहाँ पर टोल नाके पर, और अवैध बजरी खनन को लेकर के ये पूरा मसला है। बजरी नाके पर तोड़फोड़ की गई है और नाके के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। आरोप लगे हैं विधायक इंदिरा मीणा के समर्थकों पर। कांग्रेस पार्टी की विधायक इंदिरा मीणा आरोपों के घेरे में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नागौर में बजरी खनन को लेकर के दो गुटों के आपस में भिड़ने की खबर है। आपको बता दें कि बजरी खनन को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। वर्चस्व की लड़ाई है। दरअसल पहले एक गुट ने तोड़फोड़ की, इस मामले में केस दर्ज किया गया। दूसरे गुट ने मेड़ता सिटी में बैठक बुलाई। बैठक में अब यह कहा जा रहा है दूसरे गुट की तरफ से कि आगे की रणनीति बनाएंगे। पहले गुट ने दूसरे गुट पर आरोप लगाए हैं कि बिना रॉयल्टी के अवैध परिवहन कर रहा है बजरी माफिया, और इसी को लेकर के आपस में अब टकराव की स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, नागौर में बजरी खनन को लेकर के दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई। अवैध बजरी खनन को लेकर के दो गुट आमने सामने हो गए। पहले गुट ने तोड़फोड़ मारपीट के मामले दर्ज करवाए, अब दूसरे गुट ने मेड़ता सिटी में बैठक बुलाई है। मेड़ता सिटी में होने वाली बैठक में यह कहा गया है कि आगे की रणनीति बनाएंगे। पहले गुट का आरोप है कि बिना रॉयल्टी के अवैध परिवहन बजरी माफिया की ओर से किया जाता है। दूसरे गुट का आरोप है कि रॉयल्टी के नाम पर दादागिरी से रॉयल्टी वसूलते हैं और अवैध खनन करते हैं। उपवन क्षेत्र है, आज तक शांतिप्रिय क्षेत्र रहा है। पिछली 1 तारीख से मेघराज कंपनी एंड उनके कोई बजरी का टेंडर हुआ है, उसके विरोध में वो मेघराज एंड कंपनी की जो लोग हैं यहाँ पे हजारों लोग आए हुए हैं, आतंक मचा रखा है। और जो ये बजरी ले रहे हैं वो अपनी जगह से नहीं ले रहे हैं, जहाँ से लीज है वहाँ से नहीं ले रहे हैं। और उनको जो नियम कानून है जहाँ स्टॉक करना चाहिए वहाँ स्टॉक नहीं कर रहे हैं। इनकी गाड़ियों को जीपीएस नहीं है, ये अभी भी अवैध कर रहे हैं। और जो बजरी स्थानीय लोगों को बहुत महंगी जो मिल रही है, लगभग 600 रुपये प्रति टन मिल रही है, जबकि इसकी रॉयल्टी 40 रुपये है। सरकार को अवगत कराने के बाद में भी सरकार के नुमाइंदों द्वारा आँख मीच करके या आंखें बंद करके इस प्रकार के हिस्ट्री लोगों को बेच करके जो क्षेत्र में भय और आतंक का जो माहौल पैदा कर रहे हैं, उससे क्षेत्र की जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नागौर से हमारे संवाददाता महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महेंद्र, आखिर क्या है ये पूरा मामला? एक दिन पहले ही हमने देखा कि बांसड़ा में किस तरीके से वारदात हुई और रॉयल्टी ठेकेदार पर आरोप लगाए थे। बजरी खनन का ये खेल आखिर क्या अब इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? देखिए, ये बजरी खनन का पूरा एक बड़ा खेल है। रिया बड़ी क्षेत्र है, यहाँ बजरी का बड़े पैमाने पर अवैध खनन कई सालों से हो रहा है। अब रॉयल्टी के ठेके हो चुके हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। एक पक्ष है जिसके पास आज रॉयल्टी का ठेका है, तो दूसरा पक्ष वो है जो बजरी अवैध रूप से निकाल रहा है, लेकिन वो लड़के जो स्थानीय युवा है। अब इन दोनों के बीच गतिरोध इस बात को लेकर है कि रॉयल्टी के ठेकेदार पर यह आरोप है कि वो जबरन रॉयल्टी वसूल रहे, तो दूसरी ओर रॉयल्टी ठेकेदार का जो पक्ष है उनका यह कहना है कि ये जो लोकल लड़के हैं जो अवैध बजरी निकाल रहे हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं और रॉयल्टी का जो नाका है वहाँ इन्होंने तोड़ फोड़ की है। कुल मिलाकर इसमें पूरा जो घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो दोनों पक्ष वो है जो बजरी से जुड़े हुए हैं। ये सारा पूरा जो खेल है लाखों रुपयों से जुड़ा हुआ है। जो स्थानीय ग्रामीण है वो एक तीसरा पक्ष है। गांव के लोग कह रहे हैं कि हम इन दोनों से ही परेशान है। गांव के लोगों का कहना है कि रॉयल्टी ठेकेदार के लोग भी दादागिरी करते हैं और जो बजरी की अवैध गाड़ियां निकलती है वो गांव के भीतर से निकलती है और उन्हें जो डंपर है वो बहुत तेज गति से निकलते हैं। तो गांव के लोग तो दोनों पक्षों से परेशान है और दोनों गुट आपस में झगड़ रहे हैं। कुल मिलाकर लाखों रुपए का खेल है और दोनों पक्षों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन पर कि प्रशासन उनकी तरफ झुक जाए। प्रशासन की जो फिलहाल की स्थिति है वो ये है कि पुलिस और प्रशासन तटस्थ है और
जो घटनाक्रम लेकिन 2 आखिर दिन दोनों पहले ही पक्षों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है महेंद्र? क्योंकि लगातार हमने देखा मकराना की घटना, नागौर के ही बांसड़ा की घटना, और आज जिस तरीके से ये तमाम चीजें सामने आ रही है कि एक पक्ष जाकर के मेड़ता सिटी में बैठक करता है, रणनीति बनाने की बात करता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? रॉयल्टी ठेकेदार के नाके पर जो तोड़फोड़ और मारपीट की घटना हुई थी, उस मामले में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद 2 और प्रकरण दर्ज हुए। उस मामले में पुलिस दबी से दे रही है। जो मकराना में जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस ने आरोपियों को डिटेन कर लिया है और अभी परिजनों से वार्ता चल रही है। यहाँ जो पूरा रियाबड़ी का घटनाक्रम और मकराना का घटनाक्रम है, ये दोनों अलग अलग रॉयल्टी क्षेत्र है। मकराना में मार्बल की रॉयल्टी है और रियाबड़ी में जो क्षेत्र है यहाँ बजरी की रॉयल्टी है। मकराना का घटनाक्रम एक हत्या हो गई थी बोलेरो से टक्कर मारकर, उस प्रकरण में आरोपी डिटेन कर लिया, परिजनों से वार्ता चल रही है। ये जो दूसरा प्रकरण है बजरीवाड़ा, इसमें दोनों ही पक्ष वो है जो ताकतवर है और दोनों पक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दबाव की रणनीति है। बिल्कुल महेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रिया के मामले को लेकर के अब लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर 12 से, जहां पर अस्पताल में इलाज व्यवस्था के साथ मानवता भी मरती हुई नजर आ रही है। यहां पर बिजली नहीं आने की वजह से एक महिला की डायलिसिस नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद परिजन निजी वाहन करने के रुपए नहीं होने के चलते 1.5 घंटे तक शव को लेकर अस्पताल में बैठे रहे, लेकिन अस्पताल से उन्हें वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया। बाद में शव को वाहन तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक भी नहीं मिला और 12 जिला अस्पताल में ये अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह करते थे डायलिसिस, दूसरे लोग करते थे? वो करते थे दूसरे। डॉक्टर तो नहीं आया ना कभी भी? कितने सालों से आ रहे हो आप यहाँ? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से? 4-5 साल या 4-5 महीने। अच्छा, 4-5 महीने से आ रहे हो। इनके भी डॉक्टर नहीं आए ना? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन, क्या अपडेट है? क्यों आखिरकार इस तरह से बदहाली के दौर से ये अस्पताल गुजर रहा है? बिल्कुल हेमंत, बीते 14 माह हो गए हैं यहाँ पर एक शवों को लाने ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी था, लेकिन 14 महीने से अस्पताल प्रशासन की दलील है कि वो एम्बुलेंस खराब पड़ी है। ऐसे में क्योंकि सुदूर क्षेत्र आदिवासी इलाका है सुदूर का, और यहाँ पर जो है गरीब लोग अपना इलाज कराने आते हैं। फ्री में डायलिसिस यहाँ होनी थी, लेकिन डायलिसिस है भी सही सुविधा, लेकिन बिजली का यहाँ अभाव है। जनरेटर जो है वो महीनों से खराब पड़ा है, उसको तक जो है अस्पताल प्रशासन सही नहीं करा पाया। ऐसे में डायलिसिस कराने जो महिला आई थी, डायलिसिस नहीं मिल पाई समय पे, बिजली नहीं थी, तो उसको घबराहट और बेचैनी होने लगी। उसको इमरजेंसी में भर्ती किया गया, जहां पर महिला ने घबराहट और इलाज न मिलने के चलते समय से पहले ही दम तोड़ दिया। उसके बाद जो है परिजनों के पास रुपए नहीं थे, उनको इमरजेंसी से बॉडी ऐसे के ऐसे ही परिजन को संभला दी कि ये बॉडी अब आप ले जाइए। ऐसे में मायूस परिजन जो है वो इस इंतजार में बैठा रहा कहीं से कोई वाहन की व्यवस्था हो जाए, और वो अपनी पत्नी के शव को जो है व्यक्ति बैठा रहा ले जाने के लिए। इसके बाद जब वहां लोगों ने उसको रोता बिलखता देखा परिजनों को, तो पीएमओ से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएमओ ने जो है इस तरह की सुविधा नहीं होने की बात कहकर इनकार कर दिया, जबकि जिला अस्पताल द्वारा शवों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध थी। और बाद में जब इस मामले की जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर को लगी, तो उसके बाद जो है उन्होंने पीएमओ से बात की और फिर 1.5 घंटे इस प्रक्रिया में लगे, उसको वाहन उपलब्ध कराया गया सीएमएचओ के निर्देश पर, फिर इसके शव को पहुंचाया गया। और जैसा कि देख सकते हैं कि स्ट्रेचर तक शव को जब संभाला गया, स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। ये तस्वीरें बयां कर रही है आखिरकार बदहाली के दौर से 12 का सरकारी अस्पताल गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर है। जालोर के सांचौर में बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। बदमाशों ने यहां पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। नाश्ते के पैसे मांगने पर लाठियों से हमला किया गया। बदमाशों ने बाजार में दहशत फैलाने की कोशिश की। अब वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस मामले की जांच बहरहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर जालोर जिले के सांचौर से बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर बदमाशों की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली है। तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सांचौर में गुंडागर्दी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ श्याम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्याम, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला?
देखिए हेमंत, जालौर जिले का सांचौर है वो इन दिनों बदमाशों का हब बनता जा रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं जो दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इसमें साफ तौर से किस तरीके से 3 बदमाश गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक नाश्ते की लारी पर पैसे देने की बात को लेकर ये विवाद उपजा, उसके बाद में ये बदमाश किस तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आ गए। और उसके बाद जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जालौर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने पूरी घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए वहां के थाना अधिकारी को निर्देश दे दिए। लेकिन अभी तक जो आरोपी थे वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत, बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है कि इस तरीके से बेखौफ बदमाश सांचौर के अंदर पनप रहे हैं और उसकी वजह से जी बिल्कुल श्याम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें, सीसीटीवी का फुटेज और किस तरीके से एक सामान्य से नाश्ता बेचने वाले के साथ अभद्रता और मारपीट की गई है। यह आरोप है कि सरेआम आकर के उन्होंने मारपीट की। पैसे जब मांगे नाश्ते के तो उस पर ये बदमाश जो है गुस्सा हो गए, उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच अब बड़ी खबर हम आपको बता दें, व्यापारी पर तेजाब से हमला किया गया। कोटा की रामगंज मंडी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामगंज मंडी में व्यापारी पर तेजाब से हमला किया गया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। धान मंडी से घर लौटते समय यह वारदात हुई है। व्यापारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बहरहाल अस्पताल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोटा के रामगंज मंडी से बड़ी जानकारी है, एक व्यापारी पर तेजाब से हमला किया गया है। बदमाशों ने व्यापारी पर तेजाब फेंका, व्यापारी झुलस गया। गंभीर हालत में इसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर इसका इलाज जारी है। नाला पार करते। अच्छा, क्या हुआ था फिर आपके साथ? मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, वो पीछे से एकदम बराबर पर आकर उन्होंने एक केमिकल जैसा फेंका, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई पहचान के हैं, कौन है, क्या है? पहचान में कुछ नहीं है, कुछ दिखा नहीं मेरे को। कोटा में व्यापारी पर एसिड अटैक हुआ है। अब जो व्यापारी है वो अस्पताल में भर्ती है। अचानक से बाजार में बदमाशों ने व्यापारी पर एसिड फेंका। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर है। ओम, क्या है ये पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है? जी अभी जो घायल हैं बजरंगलाल धाकड़, जो ऊंडवा का निवासी है और 50 वर्षीय, वो पहले आड़त का काम करता था और उस काम के दौरान उनको काफी नुकसान हुआ। उनकी किसी रिश्तेदार के साथ वो काम करता था। फिलहाल उनका झालावाड़ के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर हालत में यहाँ से जो रामगंज मंडी से उनको झालावाड़ अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन फिलहाल इसमें कोई आरोपियों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। ये रामगंज मंडी की जो एक पुलिया है वहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने जो है वारदात को अंजाम दिया था। जब वो अपने गांव ऊंडवा जा रहे थे, इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। केमिकल के छींटे उनके चेहरे पर लगने के कारण गंभीर झुलसी हालत में उनको वहां रेफर करवाया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर हैवानियत की हदें पार होती हुई दिखाई दी हैं। हैवान शिक्षक की करतूत सामने आई है, जिसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बेरहमी से पिटाई कर पत्नी को बाहर छोड़ा, खुद घर के अंदर बैठकर खाना खाता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में एक शिक्षक का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी को भी ऐसे हैवान से घृणा हो जाएगी। इस शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी की बेरहमी के साथ पिटाई की। बाद में पत्नी को धूप में बैठा दिया और खुद अंदर बैठकर भोजन करता रहा। इस हैवान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से इसने मारपीट की है। इसके बाद इसकी पत्नी के पीहर पक्ष को मामले की जानकारी दी गई और उनके आने के बाद अलग से मामला दर्ज करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। फलोदी के थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्राइवेट स्कूल के शिक्षक कैलाश सुथार को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इसे शांति भंग की धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है। तो ये वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद अब इसकी गिरफ्तारी शांति भंग में महज की गई है। प्राइवेट स्कूल का शिक्षक है जिसने अपनी पत्नी और मासूम बेटे के साथ जमकर मारपीट की है, हैवानियत हुई
और ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले जालोर के सिराना से आया था, जहां पर प्राइवेट स्कूल के शिक्षक ने एक बच्चे को मारकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, ये तस्वीरें वाकई विचलित कर देने वाली है कि किस तरीके से एक शिक्षक ने जो हैवानियत दिखाई है, क्या अब तक कार्रवाई हुई है इस पर? देखिए, अगर बात करें तो ये मामला फलोदी का है, जहां एक शिक्षक ने अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट की और इस दौरान जो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे थे उनमें पूरी जो है घटना कैद हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपनी पत्नी के साथ हैवानगी से मारपीट कर रहा है और इस दौरान उसकी बच्ची अपनी मां को छुड़ाने के लिए अपने पिता पर लाठी से भी प्रहार करती नजर आ रही है, लेकिन उसके सामने वे टिक नहीं पाए। इसके बाद भी शिक्षक की हैवानियत यही नहीं रुकी, उसने अपनी पत्नी को अर्धनग्न कर धूप में जो है बाहर बैठा दिया और उसके बाद खुद खाना खाने बैठ गया। सबसे बड़ी बात इसकी दरिंदगी की जो है पराकाष्ठा है कि ऐसा करने के बाद उसके गले से रोटी आखिर उतर कैसे रही थी, वो बड़े शांति से बैठ के खाना खाता नजर आ रहा है। इस मामले में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने संज्ञान लिया है और एसपी को निर्देशित किया है कि पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर जो 2 सप्ताह के अंदर अंदर उनको पेश की जाए। मामला बहुत गंभीर है। फिलहाल जो पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद इस शिक्षक को जो है धारा 151 यानी कि शांति भंग में महज धाराएं लगाई, शांति भंग के धाराओं में जो है गिरफ्तार किया है और अब जब इस महिला के पियर पक्ष के लोग आ जाएंगे उसके बाद ये तय किया जाएगा कि पियर पक्ष की तरफ से या महिला की तरफ से एफआईआर की जाएगी या नहीं की जाएगी। यदि एफआईआर की जाती है तो अन्य धाराएं जो है इसी में जोड़ दी जाएगी और आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। लेकिन चंद्रशेखर, क्या अब तक कोई सामने आया कि क्यों आखिरकार ये इस तरीके से हैवानियत अपने परिवार पर ही दिखाई देती है? इसकी मारपीट कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, आखिर वजह क्या थी? देखिए, जो स्थानीय लोग जो है आसपास रहने वाले लोग हैं उनके सूत्रों की माने तो ये अक्सर जो है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता है और पूरे मोहल्ले की जो कॉलोनी की शांति है उसको वो भंग अक्सर करता रहता है। सबसे बड़ी बात इस शुरुआती वीडियो में दिखता है कि वो अपनी बच्ची के साथ मारपीट शुरू करता है। इस दौरान उसकी पत्नी जो है पलंग पे सो रही होती है और वो अचानक उठकर जो है इसका विरोध करती है, तब वो अपनी बच्ची को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर देता है। हालांकि इस शिक्षक ने जो है इसके बाद कहा कि मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जोधपुर के फलोदी कस्बे की घटना है जहां पर एक शिक्षक की अपने परिवार के साथ मारपीट करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर अलवर जिले से है, जहां पर रामगढ़ में कबड्डी के मैच के दौरान जीत हार का फैसला होने से पहले ही स्थानीय समाज विशेष के ग्रामीणों ने जीत की और अग्रसर खालसा नगर की टीम के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। इस घटना में कई खिलाड़ी घायल हुए हैं। इस दौरान अधिकारी और आयोजक मामले को देर रात तक दबाने में जुटे रहे, लेकिन खिलाड़ियों को अस्पताल में इलाज के लिए लेकर के जब आए तो ये मामला पूरा खुल गया। अलवर की तस्वीरें देखिए। जो गेम हो रहे हैं उनको प्रशासन बिल्कुल कैंसिल करे। हमारी खालसा नगर की टीम और नगली बंजीरका की टीम का बगड़ राजपूत के अंदर एक मैच था कबड्डी का, जिसके अंदर मैच बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन उन लोगों ने जब वो लोग हारने लगे तो चीटिंग करने लग गए। हमारे लड़कों ने उसका विरोध किया, अगर भाई इस तरह से मैच को बिल्कुल फेयर होने दो। वहाँ जो उनके समर्थक थे और जो नंगला बंजीरका के जो लोग थे उन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ मारपीट की पूरी टीम के साथ। हमारे जो खिलाड़ी थे जो जा रहे थे, जो उनके पास जबरदस्ती उनके ऊपर सारे टूट के पड़ रहे थे, आउट होने के बाद विसिल बजने के बाद भी उनको नहीं छोड़ रहे थे। इसका विरोध किया तो हमने जैसे तो सारे गाँव के वहाँ पे जो उनके साथ समर्थक थे उन्होंने बैट डंडे से विकेट से हमारे 25 आदमी जो हम थे टीम के साथ और हमको जो लेकर गए थे हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हम जैसे कि भागने लगे, हमारे पीछे पूरा गांव पड़ गया और हमारे खिलाड़ियों में और कम से कम 10-12 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अलवर जिले के रामगढ़ सीएचसी में वार्ड का उद्घाटन के इंतजार में 2 मरीज भर्ती किए जाने की खबर है। आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान पर यह खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनंद फानंद में रामगढ़ के विधायक साफिया खान की ओर से वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। अस्पताल के वार्ड का उद्घाटन करने के बाद रामगढ़ विधायक साफिया खान वार्ड को निजी अस्पताल से भी बेहतर बताने लगी। रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए 8 महीने से पहले बेड की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 कर दी गई थी। अस्पताल की पहली मंजिल पर नवनिर्मित हॉल में 20 बेड भी लगाए जा चुके थे, लेकिन फीता काटने के इंतजार में हॉल बंद थे। सीएचसी पर बेडों की कमी की वजह से एक ही बेड पर 2-2 मरीजों को लिटा करके इलाज किया जा रहा था। बेड पर एक रोगी के सिर पर दूसरे का
पैर रखा जा रहा था और इसी में तमाम जो लोग हैं उन्होंने आवाज उठाई थी। इस मुद्दे को न्यूज़ 18 राजस्थान पर प्रमुखता से दिखाया गया। सवाल उठाया गया कि आखिर प्रशासन की कुंभकर्ण नींद कब टूटेगी। इसी पर एक्शन हुआ। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने आनंद फानन में आकर के विधायक को बुलाकर के फीता कटवाया, उद्घाटन करवाया। वास्तविकता जो है वो ये है कि इतना अच्छा वार्ड बना है, इतना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं होता है, ये जनता को पता होना चाहिए। प्लस जनरल वार्ड पे मैंने देखा है हर बेड पे ऑक्सीजन का पाइप लग रहा है, पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग है, बिल्कुल साफ सफाई है। तो मुझे लगता है जो अस्पताल रामगढ़ का है यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।